और इसमें हम जो है वो कक्षा 9th कर रहे हैं। कक्षा 9th का ये सेकंड पार्ट है, यानी दूसरा सेशन है ये, जिसके अंदर हम 2 चैप्टर पहले कर लिए हैं, 1857 की क्रांति और राजस्थान के क्रांतिकारी। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन, और चर्चा करेंगे राजस्थान में जनजातीय आंदोलन, और चर्चा करेंगे जन जागृति एवं प्रजा मंडल आंदोलन। लगभग 3 चैप्टर पूरा करेंगे, और समय रहा तो अगले चैप्टर भी हम कवर करने का प्रयत्न करेंगे। और इन सारे सेशनों की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जो है वो बड़ी ही आसानी से मिल जाएगी, और टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। चैप्टर नंबर 3, राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। चाहे आप रीट लेवल मुख्य परीक्षा फर्स्ट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रीट लेवल सेकंड की तैयारी कर रहे हो, दोनों ही सिलेबस में, चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, दोनों ही सिलेबस में, ये तीनों ही सिलेबस में, और राजस्थान के हर एग्जाम के सिलेबस में ये टॉपिक निश्चित तौर पर होते ही हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए कि बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसानों ने योगदान सर्वाधिक था? किस जाति के किसानों का सर्वाधिक योगदान था? अगर हम बिजोलिया किसान पढ़ते हैं तो आप देखोगे कि एक विशेष जाति के किसानों का उसमें महत्वपूर्ण रोल था, और वो थे धाकड़ जाति। धाकड़ जाति के जो लोग थे उनका विशेष रूप से इस किसान आंदोलन में जो है वो योगदान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस चरण में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व स्थानीय लोगों के पास रहा? देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन जो था वो 3 चरणों में जो है वो हुआ, है ना, 3 चरणों में हुआ। और इसका जो प्रथम चरण था, यानी जो शुरुआती चरण था 1897 से लेकर और 1915 तक, इस चरण का जो नेतृत्व किया था वो किसानों ने और स्थानीय लोगों ने जो है वो किया था। स्थानीय लोग का अर्थ क्या है? वहां के जो लोकल, यानी कोई बड़ा लीडर नहीं था, स्थानीय लोगों ने ही किसान आंदोलन की जो है वो शुरुआत की थी, प्रथम चरण की। दूसरा, बिजोलिया किसान आंदोलन राष्ट्रीय मुख्य धारा से कब जुड़ा? यानी बिजोलिया किसान आंदोलन कब पूरे देश में जो है वो पॉपुलर हो गया और पूरे देश के आंदोलन से जुड़ गया? तो दूसरा जो चरण था 1915 से 1923 तक का, इसमें ये जो है वो मुख्य धारा से जुड़ता है। जिसके बाद बिजोलिया किसान आंदोलन के किस चरण को प्रभाव काल की संज्ञा दी गई? तीसरे चरण को, 1923 से 1941 तक। तो देखिए, ये जो किसान आंदोलन था वो एक विश्व का सबसे लंबा किसान आंदोलन था, विश्व का सबसे लंबा किसान आंदोलन था, जो कि 1897 से शुरू हुआ था और 1941 तक चला था। यानी लगभग 44 वर्ष तक इस किसान आंदोलन को जो है चलाया गया। विश्व में ऐसे किसी किसान आंदोलन के आपको जो है वो बिजोलिया किसान आंदोलन के अलावा कोई जो है वो इतिहास नहीं मिलेगा जिसमें कोई किसान आंदोलन 44 वर्षों तक चला और जिसमें एक बार भी हिंसा नहीं हुई। यानी एक किसान आंदोलन जो 44 वर्षों तक चला और एक बार भी हिंसा नहीं हुई। जनरली हम गांधी जी को सबसे बड़ा अहिंसक मानते हैं। गांधी जी ने भी बहुत सारे आंदोलन किए थे, लेकिन गांधी जी का कोई आंदोलन लंबा नहीं चल पाया। असहयोग आंदोलन जो था उसमें लोगों को लगा कि हम सफल हो जाएंगे, भारत देश आजाद हो जाएगा, लेकिन चोरी चोरा कांड के कारण गांधी जी ने उसको स्थगित कर दिया था। यानी 2 साल से 1.5 साल से ज्यादा कोई आंदोलन नहीं चल पाया और स्थानीय किसानों ने राजस्थान के बिना किसी मार काट के, बिना किसी को मारे पीटे, किसी प्रकार की हिंसा किए 44 वर्षों तक किसान आंदोलन चला दिया। 44 वर्ष की बात कर रहा हूं मैं। ये कोई बड़ी बात, कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। घर में अगर हम 2 भाई रहते हैं और दोनों भाइयों की 2 पत्नियां हैं, यानी घर में 4 लोग हैं, तब भी 5-7 दिनों के बाद झगड़ो हो जाए, में हो जाए को नहीं हो जाए, हो जाए नहीं। 44 वर्षों तक बिना किसी प्रकार की हिंसा किए हुए विश्व का सबसे बड़ा अहिंसक किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन था। लेकिन
फिर भी इतिहास में इसको एक सामान्य घटना की तरह पढ़ाया जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन की आधारशिला किस गांव में रखी गई थी? तो गिरधरपुरा के अंदर रखी गई थी। चौरी कर पुत्री के विवाह पर दिया जाने वाला कर था, किसके द्वारा शुरू किया गया था? राव कृष्ण सिंह। राव कृष्ण सिंह इस ठिकाने के ठिकानेदार थे, सामंत थे, और इन्होंने क्या किया, किसानों पर, हालांकि यहां पर पहले से ही 84 प्रकार के कर जो है वो लागू थे, और राव कृष्ण सिंह जैसे ही शासक बने इस ठिकाने के, उन्होंने एक नया कर किसानों पे लगा दिया जिसका नाम था चौरी कर। चौरी, जब विवाह होता है किसी लड़की का तो विवाह मंडप बनाया जाता है, इस प्रकार का विवाह का क्या बनाया जाता है? मंडप बनाया जाता है। ये मंडप है ना, ये क्या है? ये मंडप है जिसके अंदर जो है वो क्या होते हैं? फेरे होते हैं। क्या होते हैं? फेरे होते हैं। तो जिसके घर पर चौरी बनेगी उस किसान को, ठिकानेदार को क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा। अगर आप अपनी लड़की का विवाह कर रहे हो तो आपको एक निश्चित राशि टैक्स के रूप में आपके ठिकानेदार को पहुंचानी पड़ेगी कि भैया मैं अपनी लड़की का विवाह कर रहा हूं, ये लो टैक्स। देख लो, विवाह पर भी टैक्स था, और इसके चलते इस समय यहां के किसानों ने, बहुत सारे किसानों ने अपनी लड़कियों का विवाह लंबे समय तक नहीं किया। और उस टाइम तो पता है आपको, घर में 5-5, 6-6 लड़कियां जन्म ले लेती थी। कई के किसानों के तो 5-5 लड़कियां होती थी। सोचिए टैक्स कितना भरेगा किसान। तो चौरी कर राव कृष्ण सिंह ने लगाया। विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया में किस सभा का गठन किया? विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया। विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया। विजय सिंह पथिक को ऊपर माल के किसानों द्वारा किस नाम से संबोधित किया जाता है? महात्मा जी। और किसके माध्यम से पथिक जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का प्रयास किया? प्रताप समाचार पत्र के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा। पहला जो चरण था किसान आंदोलन का, उसमें इतना ज्यादा इसको पॉपुलैरिटी नहीं मिली, लेकिन सेकंड और थर्ड चरण में इसके साथ कई लोग जुड़े जो समाचार पत्र के माध्यम से इस किसान आंदोलन को पूरे देश के लोगों तक पहुंचाया। कोई न्यूज अगर टीवी पर आ जाती है या समाचार में आ जाती है या सोशल मीडिया पे डाल दी जाती है ना आज के समय, तो वो कितनी ज्यादा जो है वो लोगों तक पहुंच जाती है, वायरल हो जाती है। इसी प्रकार जब इसकी न्यूज आने लगी समाचार पत्र में, कौन सा समाचार पत्र था? प्रताप समाचार पत्र। इसके जो संपादक थे, 2 क्वेश्चन बनेंगे, समाचार पत्र प्रताप, इसके संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। 1941 में मेवाड़ के दीवान की तरफ से किसे बिजोलिया किसानों से समझौता करने के लिए भेजा गया? जब आंदोलन का स्वरूप बड़ा होने लगा, तो जब यहाँ के शासकों पर राजनीतिक दबाव आया, तो मोहन सिंह मेहता को, जो कि यहाँ के राजस्व मंत्री थे, इनको यहाँ जो है वो समझाने के लिए भेजा गया था। नेक्स्ट देखिए, बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से हुई? भैरूकुंड मैनाल 1921 से। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? रामनारायण चौधरी ने किया। रामनारायण चौधरी ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ बच्चे आज मुझे कॉल करके कह रहे थे कि सर आप साथ साथ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी करवाएं, एमसीक्यू भी करवाएं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो समय है 2 महीनों का, ये डिटेल पढ़ने का समय है। हालांकि अगर एमसीक्यू करवाऊंगा तो और ज्यादा लोगों तक हमारे सेशन पहुंचेंगे, क्योंकि ज्यादातर बच्चे डिटेल पढ़ने की जगह एमसीक्यू करना पसंद करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, एमसीक्यू का जो आधार है वो आपका विस्तृत ज्ञान ही है। एमसीक्यू रटे जा सकते हैं, जब तक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तब तक एमसीक्यू हमारे किसी काम के नहीं है। तो मेरा मानना तो यह है, बाकी आप कहोगे तो एमसीक्यू करवा देंगे।
मेरा मानना यह है कि हमें इन 2 महीनों तक जो है वो क्या करना चाहिए, डिटेल अच्छे से समझना चाहिए, और फिर अपने पास 2 महीने का समय और बचेगा लगभग। उस 2 महीनों में हम जो है वो केवल एमसीक्यू करेंगे, और ऐसे ही करेंगे जैसे टॉपिक वाइज हम टॉपिक कर रहे हैं आपके सिलेबस का, एक एक टॉपिक को लेके चल रहे हैं, वैसे ही एक एक टॉपिक के एमसीक्यू करेंगे। और जहां लगेगा कि वापस टॉपिक पढ़ाना है, आप कहोगे कि सर समझ में नहीं आया है, आप हमें जो है दोबारा पढ़ा दीजिए, तो उस समय कोई भी टॉपिक आपको जो समझ में नहीं आया होगा वो दोबारा करवा देंगे, प्लस उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवाते जाएंगे। इससे क्या होगा कि पहले टॉपिक वाइज हम पूरा डिटेल पढ़ लेंगे, आपके पास नोट्स हो जाएंगे, फिर टॉपिक वाइज अपन एमसीक्यू करेंगे, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी आप कमेंट करके बताते रहना। बेंगू किसान आंदोलन के दौरान ठाकुर अनूप सिंह व राजस्थान सेवा संघ के मध्य हुए समझौते को क्या संज्ञा दी गई, वोलेस्विक समझौता। देखिए, जो बेंगू किसान आंदोलन के नेता थे ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के मध्य एक समझौता होता है। ठाकुर अनूप सिंह जो थे वो यहाँ के शासक थे, और राजस्थान सेवा संघ, इन दोनों के मध्य एक समझौता होता है किसानों की मांगों को लेकर, जिसे वोलेस्विक समझौता जो कहा गया। रूपाजी व कृपाजी धाकड़ का संबंध किस किसान आंदोलन से था, बेंगू किसान आंदोलन से ही था। रूपाजी और कृपाजी, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। भरतपुर किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, लंबरदार। इसमें ये फौजी था या जो भी, इसको थोड़ा सा मैं दोबारा सही कर दूंगा जब पीडीएफ दूंगा, इसमें कुछ गलती हो गई तो इसको दोबारा करेंगे, ठीक है। फौजी लंबरदार है ना। मेव किसान आंदोलन को संगठित रूप किसने प्रदान किया, मोहम्मद हादी ने। मेव किसान आंदोलन, मेव जो है वो किसान आंदोलन था, भरतपुर में हुआ था ये मेव किसान आंदोलन, और भरतपुर के जो मोहम्मद हादी थे, इसने इसको जो है वो संगठित रूप में इस आंदोलन को आगे संचालित किया। मोहम्मद हादी किस संगठन की स्थापना की इन्होंने, अंजुमन खादिम उल इस्लाम। मेव किसान आंदोलन भरतपुर में हुआ था कि अलवर में हुआ था, कमेंट करके बताना मुझे। मेव किसान आंदोलन कहां हुआ था, कमेंट करके बताओ। मेव किसान आंदोलन कहां हुआ था, फौजी ही है क्या, ठीक है फौजी है, ओके फौजी ही है। मेव किसान आंदोलन कमेंट करके लिखो, अलवर, हाँ ओके सॉरी, मेरे ऐसे भरतपुर बता दिया था तो मेरे याद आया अलवर में हुआ था मेव किसान आंदोलन, सॉरी। तो एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है विद्वान साथियों, देखो एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि अंजुमन खादिम उल इस्लाम का संबंध किससे है, अंजुमन खादिम उल इस्लाम का संबंध किससे है। पहला ऑप्शन आएगा अजमेर, ओहो अजमेर। दूसरा ऑप्शन आएगा टोंक, ओहो। तीसरा ऑप्शन आएगा झुंझुनू, ओहो हो, आहा हा, बच्चा देखते ही खुश। चौथा ऑप्शन आएगा अलवर। अब जिसने ध्यान से नहीं पढ़ा है वो क्या करेगा, अरे अंजुमन खादिम उल इस्लाम अजमेर, ओहो। लगभग बच्चे पेपर के अंदर आप अपने मन से बता दो क्या करोगे, अजमेर करेंगे। ऑलमोस्ट बच्चे 90%, 90 क्या 95% बच्चे इस क्वेश्चन में कि अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना कहां की गई या इस संस्था का संबंध किससे है। अंजुमन खादिम उल इस्लाम, इस्लाम नाम आते ही अजमेर करेंगे। कोई ज्यादा सियाना होगा मेरी तरह तो सोचेगा यार अजमेर तो को नहीं, आप पढ़ी को नहीं हो तो आप मुस्लिम रियासत टोंक, तो टोंक में उसके टोंक के नीचे तो कोई पूछे ही को नहीं, अलवर तक तो कोई पहुंच ही कौन पावे, क्योंकि अलवर के अंदर आप जो है वो पहुंच ही कौन पावा। लेकिन वास्तव में क्या था, ये थी एक संस्था जो कि किसान आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए, उसको संगठित करने के लिए बनाई गई थी। किसके द्वारा, मोहम्मद हादी द्वारा। कहां, अलवर में। अंजुमन खादिमुल इस्लाम का संबंध किससे है,
अलवर से है। ये बात आप याद रखना। ऐसे क्वेश्चन पेपर में तो ऐसा लगता है कि सही है, और घर आने के बाद या फिर की मिलाने के बाद आपको पता चलेगा कि ये गलत हो गया है ना, गलत हो गया है। नेक्स्ट देखिएगा, मेव किसान आंदोलन अलवर का नेतृत्व किसने किया था? चौधरी यासीन खान ने किया था। निमुचना हत्याकांड कब हुआ? 14 मई 1925 को। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके पास था? पंडित न्यूनाराम या नैनूराम। बूंदी किसान आंदोलन के दौरान किस गांव में सभा पर लाठीचार्ज किया था? डाबी गांव। इसे डाबी हत्याकांड भी कहते हैं। डाबी गांव में हुए लाठीचार्ज में कौन शहीद हो गए थे? दो व्यक्ति थे, नानक भील और देवलाल गुर्जर। इनको लाठियों से पीट दिया गया था यहाँ के सामंतों द्वारा। सीकर के जाट आंदोलन के लिए किसानों को संगठित होने के लिए प्रेरणा देने वाली महिला कौन थी? सीकर की वह महिला जिसने यहाँ के किसानों को, जाट किसानों को इकट्ठा होने की, एकत्रित होने की और आंदोलन करने के लिए मोटिवेट करने की वाली महिला जो थी वो थी धापी दादी। कौन थी? धापी दादी। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे? धापी दादी का संबंध किस किसान आंदोलन से है? धापी दादी का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो सीकर किसान आंदोलन से। सीकर के किसानों को इकट्ठा करना, उनको मोटिवेट करने का कार्य किसने किया था? धापी दादी ने किया था। ठीक है, आ रहा है समझ में आपको? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि डाबड़ा कांड का संबंध किस आंदोलन से था? मारवाड़ किसान आंदोलन से। डाबड़ा गांव कहां पर है? डिडवाना परगने में। नागौर डिडवाना। क्या था डाबड़ा कांड? की किसान जो है वो डिडवाना के डाबड़ा गांव में एक किसान के घर पर इकट्ठा हुए और इसका पता चल गया यहाँ के जागीरदार को। तो जागीरदार ने अपने लठेतों को भेजा। लठेत, पहले बंदूकें वगैरह तो कम चलती थी, जनरली जो हथियार होता था वो लाठी होती थी, डांग भी कहा आपा मैंने। तो लाठी लेकर भेजा, अपने लठेतों को भेजा जिन्होंने इन किसानों के ऊपर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। किशोरी देवी ने महिलाओं को इकट्ठा किया था। सीकर में किशोरी देवी की भी चर्चा करेंगे, लेकिन यहां पर क्या पूछा है कि सीकर के किसानों को, सीकर के जाट किसानों को किसने मोटिवेट किया? धापी दादी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट, बीकानेर के किन किसानों ने जागीरदारों के खिलाफ आवाज उठाई? 1937 में उदरासर के किसानों ने। दूध व खारा चूरू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? हनुमान सिंह ने। इस सभा के संघर्ष के दौरान रायसी नगर में हुई पुलिस कार्रवाई में बीरबल सिंह शहीद हो गए थे। रायसिंह नगर कहां पर है? गंगानगर में है। और इसमें बीरबल सिंह नामक एक किसान शहीद हो जाते हैं और यह था प्रजा परिषद आंदोलन 1 जुलाई 1946 को। इसीलिए इंदिरा गांधी नहर की एक शाखा है जिसका नाम रखा गया है बीरबल लिफ्ट नहर। बीरबल लिफ्ट नहर भी रखा गया है इसका नाम। नेक्स्ट देखिएगा, बीकानेर में परंपरागत लाग बाग व बेगार प्रथा को सर्वप्रथम विरोध किसने किया? कुंभाराम आर्य ने। बीकानेर के अंदर कुंभाराम आर्य का प्रसिद्ध रचना कौन सा था? किसान यूनियन क्यों। यानी इन्होंने एक रचना लिखी जिसमें ये टाइटल दिया जिसका कि किसान यूनियन की क्या आवश्यकता है, किसान यूनियन क्यों। नेक्स्ट देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या आता है, चैप्टर नंबर 4, राजस्थान में जनजातियों के आंदोलन। जनजाति भील, मीना, गरासिया। जनजाति आंदोलन, देखो जनजाति आंदोलन भी बहुत आवश्यक थे क्योंकि इस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी के स्कूल थे यहां पर स्थापित हो गए थे राजस्थान में, और इन स्कूलों के अंदर इंग्लिश मीडियम स्कूल थे ये, और इन स्कूलों के अंदर जो है वो
भोले भाले जो आदिवासी लोग थे, इनको धीरे धीरे ईसाई बनाना शुरू कर दिया था। और जब ये बात हमारे राजस्थान के समाज सेवकों को, क्रांतिकारियों को पता चली, तो इन्होंने इसका विरोध किया और राजस्थान के और पूरे भारत की जितनी भी जनजातियां थी, उनको जन जागृति फैलाई उनमें, और इसलिए किसानों ने, जनजातियों का जो है आंदोलन होता है। ये एक कारण था, और भी इसके कई कारण जो थे वो रहे हैं। आइए चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन, मेरों द्वारा, मेर जाति है ना, मेर, मेर के मीना, तो मेर जो है मेरों द्वारा आबाद क्षेत्र में, आबाद क्षेत्र किन रियासतों के संयुक्त रूप से अधीन थे? तो मेर जो क्षेत्र थे ना, मेर कहां पर थे? ज्यादातर तो अजमेर में थे मेर, लेकिन मेवाड़, मारवाड़ व अजमेर क्षेत्र में मेरों का जो था वो क्या था? क्षेत्र था। ये यहां पर ये रहा करते थे। मेर विद्रोह कब शुरू हुआ? मेर जाति ने विद्रोह कब किया? 1818 में किया। भील विद्रोह के समय उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? कर्नल जेम्स टोड था। एंड गोविंदगिरी कहां के मूल निवासी थे? बेड़सा गांव, डूंगरपुर के। गोविंदगिरी किस जाति के थे? ये बंजारा जाति के थे। गोविंदगिरी के आध्यात्मिक गुरु थे साधु राजगिरी। अच्छा क्वेश्चन है ये, साधु राजगिरी। और गोविंद गुरु ने भीलों में सामाजिक सुधार हेतु किस पंथ की स्थापना की थी? भगत पंथ की स्थापना इन्होंने की थी, गोविंद गिरी ने। गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र कौन सा स्थान था? बेड़सा गांव, इनका जन्म स्थान है। गोविंद गिरी के नेतृत्व में किस स्थान पर भीलों ने अंग्रेजों का मुकाबला किया? मानगढ़ पहाड़ी, डूंगरपुर। कारावास की सजा के बाद किस क्षेत्र में गोविंद गिरी ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया? झाधोल गांव, पंचमहल जिला, अहमदाबाद संभाग में। मोतीलाल तेजावत किस जाति के थे? ये ओसवाल बनिया थे, मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत ने किन्हें संगठित किया? ग्रासियों व भीलों को संगठित किया। सरकारी नौकरी छोड़कर मोतीलाल तेजावत ने कौन सा व्यवसाय शुरू किया था? परचून की दुकान, परचून की दुकान। कौन सी दुकान परचून की दुकान कहलाती है? ऐसी दुकान जिसमें सब कुछ मिलता हो, आटा, नमक, गुटखा, सुपारी। उस टाइम गुटखा तो चलता नहीं था, लेकिन आजकल आप परचून की दुकान देखोगे तो जिसमें सारा सामान मिलता हो, वो परचून की दुकान कहलाती है ना। ये डूंगरपुर में पड़ता है, प्रहलाद मीना जी। देखो अभी बताया तो था, बरसेडा गांव कहां पड़ता है? ये देखो, बसेडा गांव, डूंगरपुर। ये देखिए लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे ना तो सब कुछ पता चलेगा आपको। डूंगरपुर में मोतीलाल तेजावत ने आदिवासियों के सुधार हेतु किस आंदोलन की शुरुआत की? एक ही आंदोलन। क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक ही आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? मोती ने। एक मोती, ऐसे याद कर लो, एक मोती, एक मोती, अर्थात एक ही आंदोलन, मोतीलाल तेजावत। किस मेले के माध्यम से मोतीलाल तेजावत ने आदिवासियों से अपने संबंध मजबूत किए? एक मेला लगता है आदिवासियों का, चित्र विचित्र मेला, चित्र विचित्र मेला। और 16वां क्वेश्चन है ये कि उदयपुर के बाद मोतीलाल तेजावत ने किस क्षेत्र को अपनी कर्म भूमि बनाया? सिरोही को। मोतीलाल तेजावत को किस रियासत में प्रशासन द्वारा रोका गया व मासिक भत्ता दिया गया? उदयपुर में। राज्य में मीना विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई? जहाजपुरा परगना से हुई, 1851 से 1860 के मध्य। 42वीं देवली रेजिमेंट, ये अंग्रेज सैनिक टुकड़ी थी जिसमें भारतीय सैनिक थे, तथा 43वीं एरिनपुरा रेजिमेंट के स्थान पर मीना कोर की स्थापना कब की गई? मीना कोर, यह भी एक अंग्रेज रेजिमेंट है, ये 1921 में स्थापित की गई थी। मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहां था? ब्यावर था। ये क्वेश्चन मोस्ट है। मीना रेजिमेंट की स्थापना कब की गई थी, या मीना कोर की स्थापना कब की गई थी? मेरवाड़ बटालियन, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय कहां था? खेरवाड़ा, उदयपुर में। मेवाड़ भील कोर बटालियन का नाम है ये, अंग्रेजी सेना की बटालियन, टुकड़ी।
नेक्स्ट चैप्टर आता है राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, है ना, मुंबई में हुई थी 1885 में कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर को। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई 1919 वृद्धा विजय सिंह पथिक ने की थी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी? जमनालाल बजाज को अंग्रेजों ने राय बहादुर की उपाधि दी थी, जिसको उन्होंने रिटर्न कर दिया था असहयोग आंदोलन की शुरुआत में। महात्मा गांधी ने जब अपनी केसर ए हिंद की उपाधि का त्याग किया था तब। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राजस्थान के किस राजा ने को जर्मनी से संधि वार्ता के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए पेरिस भेजा गया था? और ये थे महाराजा गंगा सिंह। कौन थे ये? महाराजा गंगा सिंह बीकानेर। बीकानेर के महाराजा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पेरिस भेजे गए थे जर्मनी से संधि वार्ता करने के लिए। अंग्रेजों ने बीकानेर के महाराजा को एक प्लेन भी गिफ्ट दिया। अगर आप कभी जूनागढ़ फोर्ट देखने जाओगे ना, तो उसमें आपको प्लेन दिखेगा। वो जूनागढ़ फोर्ट के अंदर खड़ा किया हुआ है, एक छोटा प्लेन है, जिससे बीकानेर के महाराजा जो है वो इधर उधर जाया करते थे। राजस्थान में बीकानेर के महाराजाओं की जो है अंग्रेजों के, यानी ये अच्छे अंग्रेजों के गुलाम कह सकते हो आप। अंग्रेजों के अच्छे गुलाम थे, यानी अंग्रेजों के लिए सब कुछ त्यागने के लिए तैयार थे। जैसे मुगलों के सबसे अच्छे गुलाम कौन थे? जयपुर के महाराजा। जयपुर के जो शासक थे वो मुगलों के बहुत अच्छे गुलाम थे। हालांकि बीकानेर के भी थे, लेकिन जयपुर के जो शासक थे वो मुगलों की गुलामी करने में सबसे आगे थे। तो अंग्रेजों की गुलामी करने में सबसे आगे थे बीकानेर के शासक। हो सकता है कि आपको बुरा लगे, लेकिन ये सत्य है। ये बीकानेर वही है जिसने चूरू के ऊपर आक्रमण किया था, और चूरू के शासक शिव सिंह ने इनके ऊपर जो है वो चांदी के गोले फेंके थे। ये भी 1857 की क्रांति की बात है। और ये बीकानेर के शासकों ने 1857 की क्रांति में भी जो है वो शासकों का, अंग्रेजों का साथ दिया था। और बाद में हमारी जो स्वतंत्रता आंदोलन थे, इनमें भी इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। और फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर में तो इन्होंने जो है वो बाहर जाकर भी अपनी सेना, इनकी सेना चीन तक गई थी बीकानेर के शासकों की, अंग्रेजों की सहायता करने में। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश प्रशासकों ने किसे वोलेस्विक या विप्लववादी कहा? विजय सिंह पथिक को। विप्लववादी यानी विप्लववादी का अर्थ क्या है? विद्रोही। किसे कहा था विद्रोही? विजय सिंह पथिक को। और वोलेस्विक समझौता हुआ था, याद है आपको? अखिल भारतीय देशी लोक परिषद की स्थापना कब हुई? 1920। राजस्थान में सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना कहां हुई? तो पहला प्रजामंडल था जयपुर 1931 को। राजनीतिक प्रवेश 1938 में हुआ। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना तो 1931 में हो गई थी, लेकिन ये काम नहीं कर पाया ढंग से। फिर इसकी दोबारा स्थापना हुई कब? 1938 में। ठीक है। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई 1934 में। 1934 में। सिरोही लोक परिषद की स्थापना हुई थी मुंबई में 1938 में, लेकिन यह भी चल नहीं पाए थे। अब देखो राजस्थान के प्रमुख प्रजामंडल को शॉर्ट में देख लेते हैं। ठीक है। जयपुर प्रजामंडल की 2 बार स्थापना हुई, पहली बार 1931 में, दूसरी बार 1938 में, है ना। और यहां 1938-36 लिखा है, वहां 1938 लिखा हुआ था। राजनीतिक प्रवेश 1938 में मिला था। दोबारा स्थापना इसकी जो है 1936 में। इसको थोड़ा सा देख लेंगे, यहां पर 1936 लिखा हुआ है मेरे पास। हो सकता है कि मेरे से टाइपिंग में मिस्टेक हो जाए, मैं एक बार फिर से चेक कर लूंगा, आप भी चेक कर लीजिएगा। अरे तो अब वर्तमान में एनसीईआरटी लगी हुई है। अब जो ये बुक है ना, ये लगी हुई है अपने राजस्थान में। इसको एक्चुअली क्या है, एनसीईआरटी जो बुक है ना,
जब से राजस्थान में एनसीईआरटी सिलेबस लगा है, 1938 ही है, जब से एनसीईआरटी सिलेबस लगा है तब से क्या हुआ कि राजस्थान का जीके तो खत्म हो गया। तो राजस्थान सरकार ने, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने क्या किया, बाकी सिलेबस तो सारा एनसीईआरटी का और एक पुस्तक जो है वो आरबीएसई की लगवाई, यानी जो एनसीईआरटी सिलेबस का ही पार्ट बनाया और उसका नाम रखा ये हमारा राजस्थान प्लस ये सारी पुस्तकें। जयपुर का 1936 है, ठीक है। कपूर चंद पाटनी ने इसकी स्थापना की 1931 में और जमनालाल बजाज ने इसकी स्थापना की 1936 में। अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे पहले किस प्रजामंडल की स्थापना हुई, जयपुर, और किसने स्थापना की, कपूर चंद पाटनी ने। क्वेश्चन पूछा जाए कि जयपुर प्रजामंडल की पुनः स्थापना किसने की, तो जमनालाल बजाज ने 1936 में। दो क्वेश्चन बनेंगे। इसका उद्देश्य क्या था, समाज सुधार करना, खादी का प्रचार करना, महिला, इसमें कौन कौन सी महिला थी, दुर्गा देवी दत्त थी, एक जानकी देवी बजाज थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा दुर्गा देवी दत्त और जानकी देवी बजाज का संबंध किस किस प्रजामंडल से था, तो जयपुर प्रजामंडल से इनका जो है वो संबंध था, ठीक है। दूसरा आता है आजाद मोर्चा। क्वेश्चन पूछा जाएगा आजाद मोर्चे का संबंध किससे था, तो इसका संबंध भी जयपुर प्रजामंडल से था। इसके अध्यक्ष थे बाबा हरिशंकर और गैर सरकारी सदस्य की नियुक्ति मान सिंह द्वितीय द्वारा देवी शंकर तिवारी को किया गया था, ठीक है। और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई थी, कांतिलाल और नित्यानंद ने इसकी स्थापना की थी। 25 मार्च 1948 को राजस्थान सेवा संघ में इसको शामिल कर दिया गया था। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई थी, जयनारायण व्यास ने की थी। प्रथम अध्यक्ष थे भंवरलाल सर्राफ। और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में हुई थी। मोस्ट है एकमात्र प्रजामंडल जिसकी स्थापना राज्य से बाहर हुई है, मघाराम वैद्य ने की थी, कोलकाता में। राज्य के बाहर स्थापित होने वाला प्रजामंडल है। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने की थी। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 में माणिक्य लाल वर्मा ने की, उदयपुर में। और प्रथम अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता। 1941 में सर टी विजय राघवाचार्य मेवाड़ के प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि को प्रधानमंत्री ने प्रतिबंध लगा दिया था, सॉरी प्रतिबंध हटाया था मेवाड़ प्रजामंडल से। प्रथम अधिवेशन इसका जो आपका मेवाड़ प्रजामंडल है उसका उदयपुर में हुआ 1941 में। विजय लक्ष्मी पंडित, जेपी कृपलानी ने इसमें भाग लिया। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन में जेपी कृपलानी और विजय पंडित ने भाग लिया था, तो ये थे मेवाड़ प्रजामंडल। भरतपुर प्रजामंडल किशनलाल जोशी और मास्टर आदितेंद्र ने 1938 में स्थापित किया। शाहपुरा भीलवाड़ा प्रजामंडल 1938 में रमेश चंद्र ओझा और लाधूराम व्यास ने उत्तरदायी शासन स्थापित करने वाला प्रथम देशी राज्य था शाहपुरा। उत्तरदायी शासन स्थापित करने वाला, याद रखना, मोस्ट क्वेश्चन है ये। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1939 में कांतिलाल चौथानी और जमाल शाह ने। अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हरि नारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी ने। क्रोली प्रजामंडल त्रिलोक चंद माथुर ने 1938 में। कोटा प्रजामंडल 1939 में अभिन्न हरि और पंडित न्यूनाराम शर्मा ने। कोटा को राष्ट्रीयता का जनक भी कहा जाता है। सिरोही प्रजामंडल 1939 में गोकुल भाई भट्ट राजस्थान के गांधी कहलाते हैं। कुशलगढ़ प्रजामंडल 1942 में भंवरलाल निगम। बांसवाड़ा प्रजामंडल 1943 में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी और हरिदेव जोशी। और डूंगरपुर प्रजामंडल 1944 में भोगीलाल पांड्या वागड़ के गांधी कहलाते हैं। ये वागड़ के गांधी, राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट, वागड़ के गांधी मोतीलाल पांड्या। प्रतापगढ़ प्रजामंडल 1945 अमृतलाल बिट्ठल चुन्नीलाल और झालावाड़ प्रजामंडल मांगीलाल भव्य और कन्हैयालाल मित्तल ने 1946 में स्थापित किया, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान में जन आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? जोधपुर से हुई थी। और जोधपुर में किसने जनता से त्याग व बलिदान के लिए सदैव तत्पर रहने के लिए आह्वान किया था? तो जोधपुर आए थे सुभाष चंद्र बोस 1938 में, है ना, सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज वाले। ये इन्होंने आकर यहां पर एक सम्मेलन किया जिसमें इन्होंने कहा कि आपको त्याग करना पड़ेगा, बलिदान करना पड़ेगा, तब जाके आप जो है वो सफल हो पाएंगे आजादी के लिए। बीकानेर में जन जागृति लाने का सर्वप्रथम प्रयास किया था स्वामी गोपाल दास ने। बीकानेर में द्विसदनीय व्यवस्थापिका द्वारा तथा धार सभा का गठन किसके काल में हुआ था? शार्दुल सिंह के काल में 1947 में। बीकानेर एक्ट किसके द्वारा पास किया गया था? शार्दुल सिंह के द्वारा। और संविधान निर्मात्री सभा में बीकानेर का प्रतिनिधि कौन था? के.एम. पानिंकर। मैंने आपको संविधान निर्मात्री में राजस्थान के प्रतिनिधियों की चर्चा की थी, तो बीकानेर से थे के.एम. पानिंकर। भारत विभाजन का उल्लेख किस योजना में किया गया है? माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 में किया गया है। जैसलमेर का पहला समाचार पत्र था विजय, 1920 में प्रकाशित हुआ। जैसलमेर में सत्ता का खुलकर विरोध करने वाले थे पहले व्यक्ति सागरमल गोपा। सागरमल गोपा को जेल में कब मार दिया गया या उनकी हत्या कर दी गई? 4 अप्रैल 1946 को। और जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मीठालाल व्यास। इसी के साथ एक और क्वेश्चन बनता है कि जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना हुई कहां थी? ये बताओ कमेंट करके। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहां हुई? जल्दी से कमेंट करके बताओ। इसकी स्थापना हुई थी जोधपुर में। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में हुई थी। मोस्ट क्वेश्चन बनता है ये। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में हुई थी। फिर से ध्यान से सुन लो, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में हुई थी। ये क्वेश्चन अच्छा है, पेपर में कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए याद रखना। मेवाड़ में जन जागृति का सूत्रपात किस आंदोलन में हुआ? बिजोलिया व बेंगू किसान आंदोलन में। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। और मेवाड़ हरिजन सेवा संघ का कार्यभार किसके द्वारा संभाला गया था? मोहनलाल सुखारिया द्वारा। और हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? पंडित नेवनाराम शर्मा के द्वारा। चरखा संघ की स्थापना जमनालाल बजाज ने की 1927 में। और अलवर में जन जागृति लाने का श्रेय जाता है पंडित हरि नारायण शर्मा को। और वाल्मीकि संघ तथा आदिवासी संघ की स्थापना की थी पंडित हरि नारायण शर्मा ने। और भरतपुर में हिंदी को राजभाषा का दर्जा किसके द्वारा दिया गया था? भरतपुर में हिंदी को राजभाषा का दर्जा किसने दिया था? हिंदी को राजभाषा का दर्जा महाराजा किशन सिंह, जो कि भरतपुर के शासक थे। इन्होंने अपनी राजभाषा हिंदी बनाया था। बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान का इतिहास याद है? भारत इतिहास पढ़ाओ। ओहो, राजस्थान का याद है। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहां पर हुई थी? रेवाड़ी में। यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भरतपुर प्रजामंडल रेवाड़ी हरियाणा में है। धौलपुर में जन चेतना का कार्य किसने शुरू किया? स्वामी श्रद्धानंद ने। और धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पंडित कृष्ण दत्त पालीवाल। और किस रियासत के राजा ने स्वयं ऐसे कदम उठाए जिससे जन चेतना का प्रसार हो? झालावाड़ के जो शासक थे उन्होंने खुद जन चेतना का कार्य किया। डूंगरपुर में किसने भील, चमार व अन्य पिछड़ी जातियों में शिक्षा के द्वारा जन चेतना फैलाने का प्रयास किया? भोगीलाल पांड्या ने। बांसवाड़ा के भील बाहुल्य इलाकों में किसने जन जागृति फैलाने का कार्य किया? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने। राजाओं व नवाबों का केंद्रीय स्तर पर नरेंद्र मंडल कब बनाया गया? 1921 में नरेंद्र मंडल की स्थापना।
और राज्य में महान राजनीतिक व सामाजिक परिवर्तन लाने का श्रेय जाता है प्रजामंडल आंदोलनों को। और राजाओं ने किसके सुझाव पर प्रजामंडल व लोक परिषदों की स्थापना को मंजूरी दी थी? नरेंद्र मंडल। और चैप्टर नंबर 7, 8 बाकी अपन करेंगे कल। राजस्थान के एकीकरण की चर्चा करेंगे कल। आशा करता हूं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इसकी सबकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। पीडीएफ कल मिलेगी, कल ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, यानी ये पुस्तक पूरी हो जाएगी कल, तो आपको इसकी जो पीडीएफ फाइल है वो हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अगर सेशन अच्छा लगा तो आप इसे लाइक शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और निरंतर पढ़ते रहें, निरंतर सेशन पढ़ें, निरंतर क्लास ले और निरंतर इन टॉपिकों को पढ़ेंगे तो आपका बहुत अच्छा जो है वो जीके तैयार होगा। जो आपकी रीट मुख्य परीक्षा, दोनों मुख्य परीक्षा, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, आरओ, ईओ, इन सभी एग्जाम में काफी ज्यादा जो है वो महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलते हैं रात को